Good morning everyone and welcome to this channel. So in today's video we will discuss about one small cap company who is in the financing of supply chain financing और एक छोटी कंपनी है. देर इज़ नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन फॉर दिस स्टॉक्स विच वी आर डिस्कसिंग. इन दिस वीडियो वी आर ओनली डिस्कसिंग द बिजनेस मॉडल एनालिसिस ऑफ द कंपनी. उनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स थे Q3 2025 के उसको समझने की कोशिश करेंगे. फ्यूचर आउटलुक कैसे है, इसमें कौन से बड़े निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी खरीदी है उसको समझने की कोशिश करेंगे. और ओवरऑल एज ए NBFC स्पेस में इतना जो बूम आ रहा है डिस्पाइट ऑफ द मार्केट इज़ गोइंग डाउन, ये NBFC स्पेक्टर में जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस हो गया, आपके माइक्रो फाइनेंस जो कंपनियाँ होगी तो थोड़ी बहुत रिकवर हो रही है. तो उस सेक्टर में थोड़ा सा एक जान नज़र आ रही है पूरे मार्केट के स्पेस में. आप बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक देखिए, वो ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है. आप कौन से भी NBFC स्टॉक देखो वो इतने ज़्यादा गिर नहीं रही है जितने बाकी स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक में गिरावट है. तो इसीलिए आज के वीडियो में हम समझेंगे कि SG फिनसर्व करके एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, उसके बिजनेस एनालिसिस को हम समझेंगे. और इस वीडियो में हम समझेंगे कि Q3 के रिजल्ट्स कैसे थे और किस तरीके से ये कंपनी आगे बढ़ रही है. सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना. तो SG फिनसर्व एक स्मॉल कैप कंपनी है. वो मेनली क्या काम करती है, ये अपने डीलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए उनको जो पैसे लगते हैं उस पैसों की ज़रूरत पूरा करने का काम करती है. बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा थोड़े सिंपल भाषा में कि ये कंपनी करती क्या है. तो आप अगर मान लो कि कोई अगर टाटा मोटर जैसी बड़ी कंपनी है या टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनी है, उनको अगर अपने माल अगर पूरे इंडिया में बेचने हैं तो पूरे इंडिया में उनके डीलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके थ्रू टाटा मोटर अपनी कार्स को बेचेगा. अनेक अनेक डीलर्स होते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग आपके यहाँ पर अलग अलग डीलर्स होते हैं जिनके थ्रू अपनी कार को बेचते हैं. टाटा स्टील अपने अगर स्टील को अगर कहीं पर बेचने जा रहा है तो उसको सारे डीलर्स लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स लगेंगे. वो सारा काम तो खुद नहीं कर सकता है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और इसीलिए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स में वो मटेरियल आता है, उसकी इन्वेंटरी रखी जाती है. मोटर्स मतलब टाटा मोटर के व्हीकल की इन्वेंटरी अगर कोई एक डीलर है उसके पास पड़ी रहती है, वहाँ से वो माल चला जाता है रिटेलर्स के पास. तो ये बिजनेस मॉडल होता है बड़े बड़े हाउसिंग का. तो बड़े बड़े एंकर्स मतलब इंडिया के जो भी बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेंट है जैसे वेदांता हो गया, रिलायंस हो गया, अदानी हो गया, JSW स्टील, जिंदाल, ये सारे लोग अपने जो माल बेचने के लिए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का यूज़ करते हैं. और दूसरी तरफ इन सारे लोगों को जो रॉ मटेरियल है उसके लिए बहुत सारे MSME लोग काम करते हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जैसे सेमी ऑर्गेनाइज और सेमी अनऑर्गेनाइज जो लोग होते हैं वो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं. तो होता ये है कि मान लो कि इस केस को माना जाता है आपके वेंडर्स हो गए, तो बहुत सारे वेंडर्स इन बड़े एंकर के साथ काम करते हैं, बहुत सारी डीलर्स काम करते हैं. इनकी कैपेसिटी छोटी होती है, ये छोटे बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस होती है जिसको डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं. लेकिन उनको क्या होता है, मान लो कि उनको बहुत बड़े पैमाने पर अगर माल उठाना है, मान लो कि टाटा स्टील से मैं एक डीलर हो, मुझे माल अगर उठाना है तो उसको माल उठाने के लिए फंडिंग लगती है, पैसा लगता है. और नॉर्मली क्या होता है, मान लो कि टाटा स्टील से माल खरीदा लेकिन डिमांड कम हो गई तो मेरे पास इन्वेंटरी का लॉस हो जाएगा, इन्वेंटरी के पास पैसे पड़े रहेंगे और मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे और ज़्यादा माल खरीदने के लिए, जो कि फ्यूचर अगर मुझे लग रहा है कि ये माल खरीदने के बाद भी मुझे माल चाहिए तो मुझे पैसे लगेंगे. उस पैसे के लिए नॉर्मली इस एंकर का और इस डीलर का 30 डेज़ का क्रेडिट टर्म्स होगा, 60 डेज़ का क्रेडिट टर्म्स होगा. तो क्रेडिट टर्म्स के ऊपर पैसे देते हैं. लेकिन एक समय जैसा आएगा अगर इकोनॉमी स्लो चल रही है, प्रॉब्लम्स आ गए, तो इन लोगों के पास उतना पैसा नहीं रहता है कि वो माल उस क्रेडिट पे उठा दे चले. तो क्या होता है, टाटा स्टील अपना सप्लाई रोक देता है. तो इसीलिए इन सारे स्मॉल MSME डीलर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, वेंडर्स हो, इन सारे लोगों की पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है. इसको बोलते हैं कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा रहती है, उनको पैसा लगता है. तो अभी इसी चीज़ को कैटर करने के लिए SG फिनसर्व एक NBFC फाइनेंसिंग लेके आया है. वो क्या करता है, आपके जो पैसे हैं वो आपको एक रेंट इंटरेस्ट पे ऊपर आपको देते हैं. तो होता ये है कि वो लोग, ये जो एंकर होते हैं, इसको आप एंकर बोलेंगे, जो बड़े ग्रुप्स होते हैं इन एंकर के साथ टाई अप करते हैं. तो इन एंकर के साथ टाई अप करते हैं, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, डीलर्स हो, उनको जो पैसे उनको जो चाहिए उतना पैसा वो दे देते हैं.
तो मतलब मान लो वो क्या करेंगे कि एंकर के साथ एक टाइप करेंगे, जिसके थ्रू वो बोलेंगे कि भाई साहब आपको अगर ये डीलर से ये डीलर आपको पैसे आपके मटेरियल ले रहा है तो उसको फाइनेंसिंग करने का काम ये एसजी फिनसर्व करेगी। और वो क्या करेगी, बैंक से, एनबीएफसी से, बड़े बड़े एनबीएफसी से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से पैसा उठा के लेके आएगी 8-9% के ऊपर, और इन सारे डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, वेंडर्स को वो 13-14% के ऊपर वो अपना लोन लेगी। तो यहाँ पर स्प्रेड बना 4% का। आपको समझ आया? 8% पे ऊपर लोन उठाया और 12-13-14% के ऊपर उनको डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर को उन्होंने लोन दिया। तो 4% का इनका ईल्ड, 4% का 13% की ईल्ड हुई, 4% का उनका स्प्रेड हो गया। तो यहां से ये लोग सारे पैसा कमाते हैं। तो एसजी फिनसर्व जो कंपनी है वो मेनली ये अपोलो ग्रुप की कंपनी है। एपीएल अपोलो की कंपनी है। वो गुप्ता जो उनके जो सीईओ हैं, वो उनके जो बेटे हैं राहुल और रोहित, उन्होंने इसमें जान लगाई है इस कंपनी में। तो होता यह है कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स और एपीएल अपोलो पाइप, ये दो बड़ी फ्लैगशिप कंपनी है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स तो मुझे लगता है 66,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, जिनके बहुत सारे डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे इंडिया में हैं। वो जहाँ पर वो ट्यूब्स बेचते हैं, वो पाइप बेचते हैं। तो उनको लगा कि इन लोगों को पैसे की जो ज़रूरत होती है, जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बड़े मनी लेंडर के पास चले जाएंगे और बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो ऊपर वो पैसा लेते हैं, और वही पैसा वो एंकर को चुकाने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो उन्होंने सोचा क्या हम इस हमारे डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और वेंडर्स की हम ही उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिए जाए। तो इसलिए उन्होंने एसजी फिनसर्व लाई। तो एसजी फिनसर्व क्या करता है, वो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई चेन फाइनेंसिंग बोलते हैं, इनवाइस डिस्काउंटिंग बोलते हैं, उन सारी तरफ से उनको पैसा देने का काम करती है। तो होता यह है, नॉर्मली एंकर डीलर्स को 30 डेज क्रेडिट देगा, लेकिन इस टाइप की वजह से एसजी फिनसर्व बीच में आ गया। तो वो क्या करता है कि एंकर बोलता है कि मुझे 1-2% का डिस्काउंट ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है, 1-2% का डिस्काउंट ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, और उनको बोलता है कि मैं इतना डिस्काउंट दूंगा लेकिन मुझे पैसे कैश में चाहिए। तो आपको अगर पैसे कैश में चाहिए तो कैश का पैसा तो इतना डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, वेंडर्स के पास नहीं रहेगा, तो वो पैसा एसजी फिनसर्व देता है पहले तो वो एंकर को। तो बोलता है कि यार उनकी तरफ से मैं पैसा देता हूं, ठीक है। तो वो कैश में पैसा मिल गया। तो ये जो बड़ा एंकर है उसको 30 डेज, 60 डेज के बाद जो पैसा मिलने वाला था, वो पैसा उसको कैश ही मिल रहा है, ऑन टाइम मिल रहा है, पहले ही मिल रहा है। तो उसका कैश फ्लो अच्छा बन जाएगा। भले ही उसके पास 1-2% का उसको थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, लेकिन उतनी प्राइसिंग पावर उनके पास होती है। अगर उनके पास कैश फ्लो आ रहा है, पैसा उनको टाइम पे आ रहा है, तो उनको 1%, 2% से उतना मतलब नहीं है। तो उनका फायदा हो गया, एंकर का फायदा हो गया। डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा ये हो गया, उनके मान लो कि उनको 1 लाख का कोई सामान, मान लो कि 15 लाख का सामान उनको उठाना है टाटा स्टील से, और उनको 1-2% का डिस्काउंट मिल गया, तो उनका 1 लाख 2 लाख बच गया ना। 15 लाख के ऊपर 1-2% मान लो तो उनको मतलब 1 लाख 1.5 लाख पैसा बच गया। और अगर ये पैसा कोई एसजी फिनसर्व वाली कंपनी लेती है, उनको देती है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो उसका मोटा मोटी अगर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन मैंने किया है बैक द टाइम, तो उनको लगता है 73,000 और 80,000 तक उनका पैसा उस एसजी फिनसर्व को चला जाएगा एज अ इंटरेस्ट। तो क्या हुआ, 1 लाख टू 1 लाख, 1.5 लैक्स उसको बच गया एंकर से, और वो एसजी फिनसर्व को दे रहा है 73 और 80,000, तो 20,000 रुपीज़ का सेविंग तो इसको हो गया, डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर को। और उसको बड़े लेंडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, वो जब चाहे वो इन्वेंटरी को ला सकता है, उसको फिनिश कर सकता है, तो उसके ऊपर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। वो एग्रेसिवली अपने रिटेलर के साथ, अपने कस्टमर के साथ वो काम कर जाएगा। इससे क्या होगा, एंकर को भी फायदा होगा कि उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का जो कंसेप्ट होता है, कोई भी टाटा स्टील या जिंदाल स्टील या पॉलीकैब जैसी कंपनी, वो चाहेगा जो भी मैं गुड्स बना रहा हूँ उसका यूटिलाइजेशन बहुत तेजी से हो जाए, ताकि मुझे कैश फ्लो आ जाए और मुझे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तो इसके लिए ये मॉडल अच्छा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, कि जहां पर रिक्वायरमेंट है डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग पैसे की रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट अगर एसजी फिनसर्व जैसी कंपनी करे, और वहां से कैपिटल उसके जो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और वेंडर को भी फायदा है, वहां से एंकर को भी फायदा है, और एसजी फिनसर्व जो वहां के 4% का स्प्रेड कमा रहा है उसको भी फायदा है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो फिर उसको रिवाइंड करके देखना, यू विल अंडरस्टैंड। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल यूनिक बिजनेस मॉडल। तो जहां पर क्या है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे एमएसएमईज हैं जहां पर आपके पैसे की रिक्वायरमेंट और कोई भी होती है, और कोई भी बड़ी एनबीएफसी इस एरिया में फोकस नहीं कर रही है, क्योंकि एनबीएफसी तो अफोर्डेबल हाउसिंग में चली जाती है, माइक्रो फाइनेंस लोन देती चली जाती है, गांव के औरतों को लोन
चले दे जाती है, तो इन सारी डेवलपर फाइनेंस में चली जाती है, जैसी बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनी हो। लेकिन इस सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में बहुत कम कंपनियां से। तो एसजी फिनसर्व जो कंपनी है वो फ्लैगशिप कंपनी है अपोलो ग्रुप की ही। इनका बहुत सारा अभी जो फाइनेंसिंग जो होता है वो अपोलो ग्रुप के डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और वेंडर्स को भी होता है। 40 to 50% ऑफ द बिजनेस ऑफ द एसजी फाइनेंस इज रिलेटेड विद द डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द अपोलो ग्रुप, अपोलो पाइप्स, अपोलो ट्यूब। इनको ही वो मोस्टली करते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा उस चीज़ को वो एक्सपांड करते चले जा रहे हैं। Hope you like my videos. Please like, share and subscribe so I can bring the different kind of these topics and the companies in front of you. There is no buy and sell recommendation. This is only a fundamental analysis and business model analysis of the company. तो अभी आपने देखा कि कैसे इन सारे इकोसिस्टम को ही चेंज करने का काम एसजी फिनसर्व कर रही है, जहां पर डीलर्स को भी फायदा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को फायदा है, वेंडर्स को भी फायदा है, जो रॉ मटेरियल उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी फायदा है, और एसजी फिनसर्व को भी फायदा है। तो उनका कहना है कि 2027 तक ये अपने जो लोन बुक है उसको 6000 करोड़ तक करेंगे, 2026 में 5000 करोड़ करेंगे। अभी इनका लोन बुक है 1568 करोड़, मतलब 1568 करोड़ इनका अभी लोन बुक है। तो लोन बुक 6 टाइम करने का इरादा है 6 साल में। इनको बैकअप है अपोलो ग्रुप का, इनको बैकअप है एपीएल अपोलो का, उनको बैकअप है। वो बैकअप होने की वजह से इनके पास बहुत सारे एंकर जुड़ने जा रहे हैं। इनका धंधा कैसे बढ़ेगा? जितने ज़्यादा एंकर कंपनी ये अपने साथ लेके आएंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उनके साथ अगर वो टाइप करेंगे, उनको बोलेंगे कि भाई साहब अगर मान लो कि कोई डीलर ने मेरे पास से पैसा उठाया है और उसने मेरा पैसा नहीं दिया टाइम पे, तो ये लोग ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं एंकर के साथ, तो उसका जो इन्वेंटरी जो उसको जाती है, उसको जो सप्लाई जाता है उसको वो स्टॉप कर दो। तो उसको जाके कंप्लेंट करता है वो जाके। मान लो कि टाटा स्टील से कोई किसी ने डीलर्स ने माल उठाया है और उसका पैसा एसजी फिनसर्व ने दिया है, एसजी फिनसर्व को पैसा रीपे नहीं हो रहा है, उसको ईएमआई नहीं मिल रहा है टाइम पे, उसको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो वो जाके टाटा स्टील के पास कंप्लेंट करेगा। वो बोलेगा यार तेरा पैसा वो मेरे को नहीं वापस दे रहा है, तो वो टाटा स्टील क्या करेगा, उसको अपनी मटेरियल देना बंद करेगा। तो उससे होगा क्या, या मटेरियल लेना बंद करेगा या देना बंद करेगा, जो भी वेंडर हो या डीलर हो उसके हिसाब से आप समझ लो। तो क्या होता है कि उसका डीलर का धंधा ही बंद पड़ जाएगा। तो वो प्रॉब्लम को वहाँ पर उन्होंने सॉर्ट आउट किया है, और इससे क्या होता है कि इन्वेंटरी भी पूरी तरीके से कैपिटली यूटिलाइज होती रहती है। तो ये फ़ायदा सब सारी पार्टीज़ को है। और जैसे मैंने कहा, ये कंपनी को अपोलो का एपीएल अपोलो का बैकिंग है। दूसरी तरफ से ये बहुत सारे एंकर्स को वो लेके आ रहे हैं। नॉट ओनली दे आर डूइंग फॉर दिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी जैसे अदानी बहुत बड़ा एंकर है, उसके साथ कितने सारे लोग रॉ मटेरियल उसको सप्लाई करते होंगे, कितने सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जिसके अदानी ग्रुप के साथ काम करते होंगे। जिंदाल ग्रुप कितना बड़ा ग्रुप है। आप अगर पॉलीकैब जैसी कंपनी देखोगे, इनग्राम जैसी कंपनी देखोगे, आर्सेलर मित्तल जैसी कंपनी देखोगे, टाटा स्टील जैसी कंपनी देखोगे, रिलायंस देखोगे, ये तो पूरा इंडिया है ना। इन सारी कंपनियों के पास अगर बहुत सारे डीलर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, रिटेलर होंगे, वेंडर्स होंगे, जिनको अगर फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो ये फाइनेंसिंग इनके पास रहेगा। और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इनको क्रिसिल और इकरा से A+ और AA करके उनको रेटिंग मिली है। आपकी अगर रेटिंग इन रेटिंग एजेंसी से अच्छी होती है तो आपकी बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाती है। आप जो NBFC से पैसा उठा रहे हैं, एक्सिस बैंक से पैसा उठाते हैं, ICICI बैंक से पैसा उठाते हैं, तो इनसे जो पैसा उठाने का रेट है उसमें भी आपको अच्छा कॉस्ट ऑफ बैरिंग मिलता है। जितना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एसजी फाइनेंस को मिलेगा उतना ज़्यादा फायदा उनके स्प्रेड में मिलेगा, क्योंकि 8% से पैसा उठाएगा और 13% से पैसा लैंड करेगा, 4% बीच में बन रहा है। और जैसे जैसे इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम होते चले जाएंगे NBFCs को फायदा ही होगा। बिकॉज क्या होगा कि आप कम रेट में लेंड करोगे, आप बोरोइंग कॉस्ट आपकी 7% हो जाएगी और आपकी लेंडिंग 12% से हो जाएगी। कस्टमर को फायदा होगा, कस्टमर और ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो ये सारा इकोसिस्टम है। अभी इसमें कॉनकॉल में मैं गया, कॉनकॉल में बातें समझी उनकी, और मुझे लग रहा है एक प्रॉमिसिंग कंपनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मधुसूदन केला उन्होंने अभी 350 के भाव के ऊपर अपने 9000 शेयर्स खरीदे हैं। उसके बाद आशीष कचोलिया का 1.14% का इसमें स्टेक है। इतने बड़े एंकर इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो कोई तो एक सुझाव होगा, कोई तो एक बड़ी खेल होगा इसमें, वो खरीद रहे। लेकिन यही हम फंसते हैं कि हम उसने माल खरीदा है इसलिए हम जाके खरीदते हैं और हम फंस जाते हैं, क्योंकि हम कौन एनालिसिस नहीं देखते, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं देखते। क्योंकि कंपनी अभी अच्छा कर रही है। अगर मैं Q3 के रिजल्ट्स के ऊपर आऊँ तो कंपनी ने लगभग 25% से लोन की डिसबर्समेंट की है। आप अगर देखोगे उनकी लोन की इंक्रीमेंटल जो बिजनेस है
Q3 और Q2 वो 91% की है, मतलब AUM ग्रोथ हम जिसे बोलते हैं वो 91% की है। उसका ऑपरेटिंग इनकम बढ़ा है 36% से, उसका आप अगर देखोगे PBT जो बढ़ा है 36% से, 68% से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है। तो बहुत अच्छा, ये मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, मतलब डिसबर्समेंट, लोन डिसबर्समेंट जो 1568 में बता रहा हूँ वो 25% से बढ़ी है, और इनका पैट जो है वो 68% से बढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 38% से बढ़ा है, सेल्स हम जिसको कहते हैं AUM लोन को बढ़ना, तो वो भी 91% से बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं अच्छा चीज़ें इस कंपनी में हो रही है, और इनका कहना है कि हम ROE जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसको 18 to 20% लेके जाना चाहते हैं अगले 2 साल में। अभी एक 11% का ROE करती है, उनका कहना है हम 4% का ROA करेंगे, रिटर्न ऑन एसेट करेंगे, और उनका कहना है कि हम 18 to 20% ROE एम कर रहे हैं, और इसके लिए वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने AI अभी लाया है कि जितने भी लोगों ने उनसे पैसा खरीदा है, जो भी लोग अभी पैसा खरीदना चाहते हैं, उनको मॉनिटर कैसे करें, कहाँ से इनका EMI आ रहा है, कहाँ से इनका स्टॉप हो रहा है, उन सारे मॉनिटर करने के लिए उन्होंने अभी AI को लाया है। तो वो टेक्नोलॉजी फ्रंट के ऊपर उनका SAP इंटीग्रेशन है, एंकर का जो SAP होता है उसी को इंटीग्रेशन में SAP इंटीग्रेशन करके उनका जो डेटा होता है, मान लो कि मैंने जिंदाल स्टील के साथ करार किया, जिंदाल स्टील के साथ बोलेंगे भाई तुम्हारे कितने वेंडर्स हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मेरी एक लिस्ट दे दो, उसका जो SAP का पूरा जो इंटीग्रेशन है वो पूरा डाइवर्ट हो जाता है SG फिंसर के पास। तो SG फिंसर के पास डेटा अच्छे तरीके से मिलता है। और कोई भी आप NBFC हो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एसेट क्वालिटी, और एसेट क्वालिटी में आप देखो उनका NPA 0 है, उनका NPA 0 है। 0 NPA मतलब आप समझ रहे हो कि जो भी उन्होंने लोन दिया है वो उनको वापस आ रहा है। वो क्यों वापस आ रहा है? क्योंकि इसमें एंकर इन्वॉल्व है। अगर कोई पैसा उनको वापस नहीं देता है तो उनका इन्वेंटरी रोक देता है, उनके पास से पैसा रॉ मटेरियल लेना बंद कर देते हैं। तो एंकर का स्टॉक सप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से उनको पैसा देना ही पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब आप बोलेंगे यार इसमें रिस्क क्या है? तो रिस्क मुझे यही लगता है कि मान लो कि ये सारे जो धंधे हैं वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। अगर मान लो कि इंडिया की इकोनॉमी की GDP कम हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है, तो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर कितना माल लेगा, कितना माल डिस्ट्रीब्यूट करेगा? अगर मान लो कि पूरा स्विंग में इकोनॉमी चल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो माल अपने एंकर से खरीदेगा, तो जितना ज़्यादा माल खरीदेगा उतना ज़्यादा वो लोन SG फिंसर से लेगा, तो SG फिंसर का AUM बढ़ेगा। वो इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमी नहीं है, डिमांड कम है, तो एंकर से माल कम ही खरीदेगा, स्टील वगैरह कम खरीदेगा, तो वो फाइनेंसिंग क्यों बड़ा तरीके से करेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी। तो वो एक थोड़ी सी रिस्क है, लेकिन इंडिया की जैसी GDP वो कह रहे हैं हमारे हमारे RBIs एंड ऑल, हमारे जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में कहा जाता है कि नहीं 6.5% से हम ग्रो हो रहे हैं। तो आई थिंक दिस कंपनी इज़ गुड, और उनका कहना है कि हम आगे जाते हुए डिफरेंट इंडस्ट्री सेगमेंट में चले जाएंगे। अभी वो पॉलीकैब के पास गए। पॉलीकैब एक डिफरेंट वर्टिकल है दैन द स्टील, दैन द ये जो सो कॉल्ड कोर मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टाइप्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अलावा से पॉलीकैब थोड़ा सा अलग है। तो वो नए अभी इनग्राम जैसी कंपनी को, ArcelorMittal जैसी कंपनी में, तो उसमें चले, वेदांता जैसी कंपनी में जो बहुत सारी चीज़ें करता है। तो इंडिया में देखो कितने डिफेंस सेक्टर्स की कंपनी है, जिसके ऑटोमोबाइल की कंपनी है, बहुत सारा सेक्टर है। तो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जो है, एरिया ऑफ ग्रोथ है वो बहुत बड़ा है, और 0 NPA है। और इनका अगर मैनेजमेंट देखो, SBI से कोई उनका ओल्ड चेयरमैन है, कोई RBI का पुराना कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बंदा है, अपोलो का तो अपोलो का तो बैकिंग है ही। कोई इंडियन इंडस्ट्री में कोटक के साथ काम किया, HDFC के साथ काम किया हुआ बंदे उनके साथ काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट अच्छा है, पेडिग्री अच्छी है, बड़े इन्वेस्टर इसमें माल खरीद रहे हैं। और स्टॉक में थोड़ी सी ठुकाई हो गई थी ऊपर से, क्योंकि क्या हो गया था कि स्मॉल कैप और मिड कैप में, स्मॉल कैप कंपनी है तो इन सारे सेक्टर्स में भी थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ था, हाई PE रेटिंग भी डाउन पे हुआ था। इसका अभी का ROE देखोगे 11% का, करना चाहते 18%। आप अगर देखोगे ROC के नंबर 12% के हैं, वो भी इंप्रूव होने की कगार पे है। और उनका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है वो प्राइस टू बुक 3.13 के ऊपर आपको पूरी कंपनी मिल रही है। तो वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी इज इन द गुड फेज। और कंपनी में अब देखो, ये Q4 के रिजल्ट में देखना बहुत पसंद करूंगा कि Q4 में इनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। Q3 में उन्होंने अच्छा डिलीवर किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस के ऊपर। YoY लेवल के ऊपर मुझे थोड़ा वही एक रिस्क लगा, YoY लेवल के ऊपर मुझे लगता है ऑपरेटिंग इनकम कम हुआ है 11% से। तो लास्ट ईयर ऐसा क्या हुआ था कि ऑपरेटिंग इनकम इतने ज़्यादा थे, जो अभी इस साल में थोड़ा सा ऑपरेटिंग इनकम कम हो गए, क्या कुछ एंकर कम हो गए। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, इन डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन प्रॉमिसिंग कंपनी है, हैव अ लुक इनटू दिस, होप यू लाइक माय वीडियोस। और इफ़ यू हैव
any suggestions and understanding, please let me know. I'm happy to help you. And please like, share and subscribe onto this channel. We always discuss the fundamental analysis of the companies. I'm not SEBI registered analyst, so no buy and sell recommendation. However, have a look into these companies and read the con call. So if you like my videos, then please like, share and subscribe, and thank you very much. Wish you a good and happy Padwa for us. I think in Maharashtra they celebrate Gudi Padwa, so everyone who is watching from the Marathi continents is like Marathi and Maharashtra. So happy Gudi Padwa to all of you, and have a nice day. Thank you guys.